दिनेश और अनीता का एक खुशहाल परिवार था। उनके घर में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर उनकी बहू को अपने ससुराल रहने से ज्यादा मायके रहना अच्छा लगता था। क्या बात है, आज इतनी चुप क्यों? सुबह तो ठीक लग रही थी। कुछ नहीं मतलब बहुत कुछ। बताओ तो सही, मेरी प्यारी पत्नी के दिल में क्या चल रहा है? बस माँ की बहुत याद आ रही है। अच्छा, पर अभी तो कुछ दिन पहले ही होकर आई थी ना वहां। हाँ, लेकिन माँ से दूर रहना बहुत मुश्किल लगता है, उनके बिना मन ही नहीं लगता। अरे अब तुम शादी करके आई हो, ये तुम्हारा घर है, माँ पापा भी तो है यहाँ। हाँ, पर मायके की बात अलग होती है, वहाँ माँ पापा के साथ जो अपनापन महसूस होता है वो कहीं और नहीं मिलता। देखो रानी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें उनकी याद आती होगी, पर हर हफ्ते मायके जाना तो सही नहीं है। यहाँ भी तो अब तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। और वहाँ मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, माँ पापा बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें भी तो मेरी जरूरत है। मुझे बुरा नहीं लग रहा कि तुम वहां जाना चाहती हो, लेकिन अगर हर बार मायके का ही ख्याल रखोगी तो यहाँ के रिश्ते कैसे निभाए जाएंगे? मैं यहाँ सबको पूरा ख्याल रखती हूँ, फिर मैं जब भी मैं मायके की बात करती हूँ तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हूँ? मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारा बार बार मायके जाने का मन करता है तो माँ को भी तो बुरा लगता है ना? माँ को बुरा लगता है? वो कहती है जब से शादी हुई है तुम्हें ससुराल से ज्यादा मायके में ही रहना अच्छा लगता है। हाँ, तो उन्हें समझना चाहिए ना कि मैं सिर्फ उनकी बहू ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। लेकिन रानी, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तुम्हें पता है जब भी मैं मायके जाती हूँ मेरी माँ कितनी खुश हो जाती है। रानी देखो, बात को समझो तुम। वो मेरे बिना बहुत अकेली महसूस करती है, और पापा, उन्हें मेरी कितनी जरूरत है पता भी है तुम्हें? रानी, वहां तुम्हारी भाभी है, लेकिन यहाँ भी माँ पापा तुम्हारे सहारे रहते हैं। लेकिन माँ के बिना मैं अधूरी महसूस करती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता हूँ तो? विकास, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब तुम मायके जाती हो तो ये घर भी सूना सूना लगता है। तो क्या मैं कभी मायके ना जाऊं? ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन हर 2-3 हफ्ते में जाना सही नहीं लगता। मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ। कितने दिनों के लिए? 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ता? रानी, अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? तुम्हें मेरी खुशी से ज्यादा इस बात की चिंता है कि मैं मायके में कितने दिन रहूंगी। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सबसे जरूरी है। तो जाऊं ना मैं? ठीक है, लेकिन पक्का 1 हफ्ता ही? हाँ पक्का। रानी भावुक होकर विकास को गले लगा लेती है। अपने घर पहुंचती ही उसकी माँ और पिता उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं। अरे रानी, तुम अचानक? हाँ माँ, आपकी बहुत याद आ रही थी तो आ गई। अकेले आई हो या विकास और राज भी आए हैं? नहीं पापा, बस राज आया है। राज दौड़ते हुए अंदर आता है और नाना नानी को देखकर खुशी से उछल पड़ता है। सरोज राज को गोद में उठा लेती है और प्यार से चूमती है। मेरा राजा बेटा आ गया, कितने दिन बाद आए हो, बहुत याद आ रही थी बच्चों। मुझे भी। दीदी ये लो चाय, सफर से आई हो, थक गई होगी। हाँ भाभी, सच में बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ आकर। सरोज रानी को प्यार से बैठने का इशारा करती है और उसके सर पर हाथ फेरती है। लेकिन बिना बताए क्यों आई बेटा? सरप्राइज देने के लिए। बेटा फिर भी बता के आती तो सही रहता ना। भला बता के भी कोई सरप्राइज दिया जाता है? सभी हंस पड़ते हैं। घर में खुशी का माहौल बन जाता है। रानी वापस अपने ससुराल चली जाती है, पर रानी का ये मायके का सिलसिला थमता नहीं। कुछ दिनों बाद रानी फिर से बोल पड़ती है। माँ जी, अब से एक बात कहनी थी। हाँ बहू बोलो। मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। फिर से? अभी कुछ हफ्ते पहले ही तो होकर आई हो। हाँ, लेकिन माँ पापा से मिले भी काफी दिन हो गए ना। देखो रानी, तुम्हारा मायका है, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी इस घर में है। बार बार वहां जाना सही नहीं है। पर माँ जी, देखो बेटा, हम तुम्हें मायके जाने से रोकते नहीं, लेकिन हर महीने जाना तो सही बात नहीं है। विकास और हम सबको भी तो तुम्हारी जरूरत है ना। रानी कुछ कहने जाती है, लेकिन अनीता के लहजे को देखकर समझ जाती है कि कोई फायदा नहीं है। रानी मायके जाने की ठान लेती है और वो अपने बेटे राज को एक रट्टा लगवा लेती है। राज, इधर आओ बेटा। क्या हुआ मम्मा? देखो, अगर मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूं तो तुम मेरी एक बात मानोगे? सच मम्मा? कौन सी बात? जब पापा आए तो उनसे कहना मुझे नानी के घर जाना है। पास से पकड़ लेना जब तक पापा हाँ ना बोले। लेकिन मम्मा, दादी ने तो मना किया था। हाँ, लेकिन अगर तुम पापा और दादी से कहोगे तो वो मान जाएंगे और फिर हम नानी के घर मजे करेंगे, ठीक है? और मुझे चॉकलेट भी मिलेगी? हाँ बेटा, बहुत सारी। ठीक है मम्मा, मैं पापा और दादी से कहूंगा।
रानी मुस्कुरा देती है और राज खेल में लग जाता है। शाम होते ही जैसे ही विकास घर आता है, राज अपनी जिद का नाटक शुरू कर देता है। राज अपनी दादी और दादा से भी यही जिद करने लगता है। पापा मुझे नानी के घर जाना है। अरे बेटा, अभी कुछ दिन पहले ही तो गए थे नानी के घर। ना मुझे अब भी जाना है। अनीता और दिनेश भी बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ राज बेटा? दादी मुझे नानी के घर जाना है बस। लेकिन बेटा, अभी तो तुम वहीं से आए हो, ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है? वहाँ नानी है, नाना है और बहुत सारी चॉकलेट भी। विकास समझ जाता है कि राज को ये बात सिखाई गई है। वो रानी की ओर देखता है जो चुपचाप खड़ी है। तभी अनीता विकास से कहती है, बेटा मेरा मानना है कि राज को उसकी नानी के घर छोड़ाओ, जब उसका मन भर जाएगा तब आ जाएगा। नहीं माँ, मैं अपने बेटे को अकेले नहीं भेज सकती। तो फिर? अगर राज जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। क्यों? हाँ, मैं राज को अकेले नहीं भेज सकती ना, वो छोटा है, अभी उसे मेरी जरूरत है। रानी, तुम फिर से वही कर रही हो। तुम हर बार मायके जाने के बहाने ढूंढती रहती हो। ये कोई बहाना नहीं है विकास, मैं राज के साथ 2 महीने के लिए मायके जा रही हूँ। राज की जिद और रानी के फैसले के आगे सब चुप हो जाते हैं। विकास गहरी सांस लेकर चुप हो जाता है। रानी के जाने के बाद ही राज और उसके घर वालों को बहुत परेशानी आने लगती है। माँ, टिफिन तैयार हुआ कि नहीं? मुझे देर हो रही है। बस बेटा बना रही हूँ, थोड़ा इंतजार कर लो। माँ, रोज रोज देर हो रही है, ऑफिस में सब नाराज हो जाते हैं। बहू होती तो यह सब दिक्कत नहीं होती, वो टाइम से टिफिन बना देती थी। विकास कुछ नहीं बोलता, बस गहरी सांस लेकर मोबाइल निकालकर देखता है। तभी ऑफिस से कॉल आता है। हाँ सर, बस निकल रहा हूँ। अनीता जल्दी जल्दी टिफिन पैक करके देती है, लेकिन विकास का चेहरा चिड़चिड़ाहट से भर जाता है। रानी के न रहने के कारण अनीता की तबीयत खराब होने के बावजूद उन्हें घर का काम करना पड़ता है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सर भारी लग रहा है, बहुत थक गई हूँ। तो तुम आराम क्यों नहीं कर लेती? अगर मैं आराम करूंगी तो घर का काम कौन करेगा? कपड़े धुलने हैं, खाना बनाना है, सब कुछ पड़ा है। रानी होती तो सब संभाल लेती। अब बस पे करो, अपनी मर्जी से गई है वो, अपनी मर्जी से आएगी। हमें तो संभालना पड़ेगा अपने घर का काम। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। अनीता किसी तरह उठकर दरवाजा खोलती है। दूध वाला खड़ा था। अनीता दूध लेती है, तभी राज की पढ़ाई कमजोर होने की शिकायत आती है। हेलो लोकेश जी, हम राज के स्कूल से बोल रहे हैं, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ जी, बताइए। राज की पढ़ाई में बहुत गिरावट आ गई है, वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा और उसके टेस्ट में नंबर भी बहुत कम आए हैं। क्या? लेकिन घर पर तो वो पढ़ाई करता है। ऐसा लग तो नहीं रहा। क्या उसकी माँ उस पर ध्यान नहीं दे रही? माँ, वो तो इन दिनों मायके गई हुई है। देखिए, पेरेंट्स की गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। राज अभी छोटा है, उसे लगातार ध्यान देने की जरूरत है। जी, मैं कोशिश करूंगा। फोन करते ही विकास सर पकड़कर बैठ जाता है। घर की सारी परेशानियां अब उसे साफ नजर आने लगती है। लेकिन विकास इस बार रानी को सबक सिखाने की सोचता है। कुछ दिनों बाद वो रानी के मायके पहुंच जाता है। भाभी, विकास घर आएंगे। अरे वाह, फिर तो उनके लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। हाँ भाभी, उनकी पसंद का खाना बनाओ ताकि खुश हो जाए। लगता है दीदी वो आपको लेने के लिए आ रहे हैं। हाँ, देखते हैं। विकास के आने की बात घर के सभी लोगों को पता चलती है कि विकास कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि रानी के साथ 2 महीनों के लिए रहने आए हैं, जिस वजह से घर में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। रोहन, एक बात कहूँ? हाँ, बोलो बोलो। विकास जीजाजी जब से आए हैं मुझे अपने कपड़ों पर ध्यान देना पड़ रहा है। ऐसा क्या हुआ? पहले मैं आराम से जो चाहती थी पहनती थी, लेकिन अब तो मुझे हर बार सोचकर सलवार सूट पहनना पड़ता है। वो तो मैंने भी नोटिस किया, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मैं हमेशा अपने हिसाब से रहती थी, अब अचानक मुझे खुद को बदलना पड़ रहा है। वो तो मैं समझ सकता हूँ, पर रोहन, मुझे हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है मैं कैसे बैठूं, क्या पहन रही हूँ। ये सब ना बहुत परेशान कर रहा है मुझे। अरे बस कुछ दिन की बात है, झेल लो। झेल ही तो रही हूँ, और क्या कर सकती हूँ। वो उदास होकर अलमारी से सूट निकालती है और जींस वापस रख देती है। दोपहर में रोहन ऑफिस की मीटिंग में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर बच्चों के खेलने और घर की चहल पहल से बार बार परेशानी होती रहती है। रोहन, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या आसपास बहुत शोर है? अब सॉरी सर, मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ। वो जल्दी से माइक म्यूट करता है और बाहर जाकर देखता है राज, रानी और बाकी घर वाले हंसते बोलते दिखाई देते हैं। अरे यार, थोड़ा धीरे बोल सकते हो क्या? मीटिंग में हूँ मैं। ओहो, तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो?
गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब से जीजा जी आए हैं घर में कोई शांति नहीं बची। घर तो घर ही रहेगा ना, ऑफिस थोड़ी बन जाएगा। रोहन निराश होकर वापस अपने कमरे में चला जाता है। गहरी सांस लेकर माइक ऑन करता है। मीटिंग चलती रहती है, लेकिन रोहन का ध्यान भंग होता रहता है। शाम का समय होता है। सरोज सोफे पर बैठी चुपचाप सोच रही थी, तभी उसकी सहेली सविता का फोन आता है। अरे सरोज, कल की किट्टी पार्टी के लिए तैयार हो ना? नहीं यार, अब मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत ठीक है, पर दामाद जी आए हुए हैं। अब उनके सामने बार बार किटी पार्टी के लिए जाना अच्छा नहीं लगेगा। अरे छोड़ो ना, दामाद थोड़ी रुकेंगे। बात रुकने की नहीं है, लेकिन घर में हर समय उन्हें देखना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। चलो फिर अगली बार सही। सरोज फोन रखकर सोच में पड़ जाती है और किटी पार्टी का प्लान मन ही मन छोड़ देती है। सुबह का समय, राहुल अपनी कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। रोज की तरह वो अखबार उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन अखबार वहां नहीं था। अरे मेरा अखबार कहाँ है? पापा, अखबार तो विकास पढ़ रहे हैं। क्या? पर हमेशा मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ। अब दामाद है तो उनको थोड़ा सम्मान तो देना चाहिए ना पापा। सम्मान अपनी जगह, लेकिन ये अखबार की आदत सालों पुरानी है। थोड़ी देर बाद विकास अखबार पढ़कर राहुल को देता है। लीजिए पापा, अब आप पढ़ सकते हैं। अब क्या फायदा? जो ताजी खबर होती है वो सबसे पहले पढ़ने का मजा ही अलग होता है। राहुल अखबार खोलता है, लेकिन उसका मूड पहले जैसा नहीं रहता। विकास के आने से घर में रोजमर्रा की जिंदगी बदल जाती है, लेकिन सब मिलके इसके लिए प्लान बनाते हैं। रानी, आज नाश्ते में क्या बना रही हो? माँ, पराठे बना रही हूँ। अच्छा, तो फिर दोपहर का खाना भी तू ही बना लेना, मैं जरा मंदिर जा रही हूँ। पर माँ, रोज तो भाभी बनाती है ना। अरे नहीं रानी, तेरे हाथ का खाना ना सबको बहुत पसंद आ गया, आज से तू ही बनाएगी। रानी न चाहते हुए भी दोपहर का खाना बनाती है। शाम होती है। रोहन जैसे ही घर आता है तुरंत अपनी माँ से कहता है, माँ, आज पराठे और दोपहर का खाना किसने बनाया था? मेरे ऑफिस वालों ने बहुत तारीफ की और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अरे तेरी बहन रानी ने, और किसने? माँ, फिर तो रात का खाना भी आज रानी ही बनाएगी। रानी के हाथ का खाना मजेदार होता है। हाँ, वैसे भी बहू का खाना खा खा के परेशान हो गए, कुछ स्वाद ही नहीं लगता। अच्छा तो ठीक है, आज पूरा खाना मैं ही बनाऊंगी। रानी खुशी खुशी काम में जुट जाती है, जबकि बाकी घर वाले मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह रेशमा कपड़े धो रही थी, तभी सरोज तेज आवाज में उसे डांटने लगती है। ये सुनकर रानी और विकास भी वहां आ जाते हैं। अरे बहू, ये क्या हाल बना दिया है, कपड़ों का धुलाई तक ढंग से नहीं आती। क्या हुआ माँ? माँ, भाभी से क्या गलती होगी? अरे रेशमा को कपड़े धुना ही नहीं आता। मेरी बेटी कितने साफ सुथरे कपड़े धोती थी, एकदम चमकते थे। हाँ माँ, वो तो है, मुझे कपड़े धोना अच्छे से आता है। तो फिर तू ही अपनी भाभी को कुछ सिखा। आज से तू ही घर के कपड़े धोया कर और इसको अच्छे से सिखा। ठीक है, हाँ ठीक है ना, मैं सारे कपड़े धो दूंगी। विकास चुपचाप ये सब देख रहा था, जबकि बाकी घर वाले नजरें मिलाकर मुस्कुराते हैं। दिन भर घर के हर सदस्य रानी से थोड़ा थोड़ा काम करवाने लगते हैं। दोपहर का समय रानी किचन में खाना बना रही थी, तभी राहुल आकर कहता है, रानी जरा मेरे जूते पॉलिश कर देना, बाहर जाना है। जी पापा, अभी कर देती हूँ। मुझे चाय पीनी है, जरा बना दोगी? अब हाँ, बनाती हूँ ना। दीदी, मेरे हाथ में ना चोट लग गई है, आज काम वाली भी नहीं आएगी, आज आप बर्तन धो देना। हाँ हाँ, हाँ धो दूंगी। शाम होते होते तो रानी बुरी तरह थक चुकी थी। वो सरोज के पास जाकर बैठ जाती है। माँ, इतना काम तो मैं अपने ससुराल में भी नहीं करती जितना यहाँ कर रही हूँ। हाँ बेटा, अपने घर का काम तो करना ही पड़ता है ना। माँ, मुझे लगता है अब मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। इतना सुनते ही घर के बाकी सदस्य पास आ जाते हैं। अरे नहीं दीदी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, कुछ दिन और रुक जाओ ना। हाँ रानी, तेरे बिना घर सूना सूना लगने लगेगा। दामाद जी तो हमारे साथ अच्छे से घुल मिल गया है, ऐसे अचानक जाना ठीक नहीं लगेगा। पापा, अब बहुत दिन हो गए, मुझे सच में वापस जाना चाहिए। अरे बेटा, अब आई हो तो थोड़ा और रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है। माँ, असल में ना वहाँ विकास के माता पिता भी अकेले हो गए होंगे, इसलिए मुझे जाना ही चाहिए। पर दीदी, आप थकी हुई लग रही हो, कुछ दिन और आराम कर लो। नहीं भाभी, असल में वहाँ भी तो घर के काम है, मुझे अब सच में निकलना होगा। विकास सब समझ चुका था और सभी घर वाले एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनका प्लान कामयाब हो चुका था। रानी अपने कमरे में सामान पैक करने चली जाती है। विकास मुस्कुराते हुए सरोज और राहुल के पास आता है। माँ पापा, मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अरे नहीं दामाद जी,
जिस समस्या को मैं इतने दिनों से सुलझाने की कोशिश कर रहा था, आपने उसे पल भर में हल कर दिया। बेटा, इस तरह से धन्यवाद न करो, ये तो हमारा फर्ज था। हाँ बेटा, कभी कभी गलती का एहसास करवाना जरूरी होता है। सही कहा माँ। अब मैं रानी और राज को लेकर वापस चलता हूँ, नहीं तो कहीं ये फिर से रुकने का मन ना बना ले। सभी हंस पड़ते हैं। विकास रानी और राज को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। जब देखो खुड़ुक खड़ाक। इन पड़ोसियों ने तो दिमाग का दही कर दिया है। न जाने क्या कमी रह जाती है उनके घर में कि हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करवाना शुरू कर देते हैं। अभी जाकर इनकी मरम्मत करती हूँ। इस बार अच्छे से सुना कर आना इन लोगों को प्रमिला। मैं तब तक एक कप चाय बनाकर पी लेता हूँ। कितना शोर हो रहा है, हाय मेरा सर। और अपने पड़ोसियों के घर हो रहे कंस्ट्रक्शन की आवाज से चिड़ी हुई प्रमिला उनके घर पहुंच जाती है। अरे सुमन जी, कहाँ हैं आप? इतनी भी इंसानियत नहीं बची क्या आप लोगों में? मेरे पति का सर दर्द से फटा जा रहा है और आपके घर से आवाजें आनी बंद ही नहीं हो रही। तो उनके कानों में कोयला डाल दीजिए आंटी जी। ये कौन बोला? अपने हाथ में सर दर्द की गोली का पत्ता लिए स्वाति कमरे से बाहर आती है और प्रमिला के हाथ पर उस पत्ते को रखते हुए कहती है, मैं बोली, सर में दर्द हो रहा है ना आंटी, तो ये दवाई पानी में मिलाकर अंकल जी को खिला दीजिएगा। 5 मिनट में दर्द छूमंतर हो जाएगा। मतलब तुम लोग इस ठोका ठोकी की आवाज को बंद नहीं करने वाले? आंटी जी, वो तो हो नहीं पाएगा। एक्चुअली हमारे हॉल में ना काम चल रहा है, एज यू कैन सी। तो किस दिन तुम्हारे घर में काम नहीं चलता? जिस दिन से तुम लोगों की पड़ोसन बनी हूँ, मेरे तो कर्म ही फूट गए। इनको तो माइग्रेन की शिकायत हो गई और मुझे बहरेपन की। पिछले 6 महीनों से तुम्हारे घर पर काम ही चल रहा है। मुश्किल से 3 रूम का फ्लैट नहीं, पर कंस्ट्रक्शन तो ऐसे करवाती हो मानो अभी इस फ्लैट के अंदर एक स्वयंभू बिल्डिंग बाहर निकाल लोगी। बात को बहुत ज्यादा आगे बढ़ता देखकर सुमन फौरन वहां आती है। अरे आप शांत हो जाइए प्रमिला जी, मैं कहती हूँ अभी लेबर रुक जाएंगे। हाँ, थोड़ी देर भाई साहब आराम कर ले, उनका सर दर्द ठीक हो जाए, उसके बाद काम शुरू होगा, उसमें क्या है। आप ही बताइए बहन जी, मैंने कुछ गलत बोला क्या? अरे उनके सर में सच में दर्द हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता आप और भाई साहब कैसे इस आवाज को बर्दाश्त करते हैं। 24 घंटे एक ही आवाज, सर में दर्द नहीं हो जाता आप लोगों के? क्या कहूँ बहन जी, मैं तो खुद ही परेशान हूँ, पर ये मेरी बहू है कि मानती ही नहीं। हम हो रहे हैं बूढ़े और ये ठहरी जवान, ज्यादा बहस तो कर नहीं सकते। आप जाइए, मैं कोई और रास्ता देखती हूँ। तो ये थी स्वाति, जो कोई इंटीरियर डिजाइनर तो नहीं थी, पर किसी इंटीरियर डिजाइनर से कम भी नहीं थी। आए दिन अपने फ्लैट में कोई ना कोई बदलाव स्वाति करवाती ही रहती, जिसकी आवाज से परेशान होकर उसकी एक पड़ोसी ने तो घर तक बदल लिया था। पिछले 6 महीने से प्रमिला उनकी पड़ोसन बनकर उनके बगल के मकान में रहने आई थी, और उसकी हालत को देखकर आपको स्वाति की कंस्ट्रक्शन से प्यार का अंदाजा तो लग ही गया होगा। एक हफ्ते बाद सभी एक साथ रात के खाने पर बैठे हुए थे, तभी प्राची कहती है, कितने दिनों बाद हम सब वापस में एक साथ हॉल में खाना खा रहे हैं ना मम्मी? अब हॉल में काम ही होता रहेगा बेटा, तो साथ में खाना कैसे खाएंगे? सीमेंट बालू में बैठकर तो खा नहीं सकते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मम्मी जी। अब आप खुद ही देखिए कैसा लग रहा है हमारा हॉल, सो लैविश, लगता है ना किसी मूवी के हीरो का घर है। क्या कहती हो प्राची? सब कुछ तो ठीक है भाभी, पर ये सामने की दीवार पर ये खिड़की की जस्ट नीचे ये काउच नहीं जम रहा। बाकी सब ठीक है, बस इसी साइड ना कुछ कमी लग रही है। कमी? अगली सुबह सब आराम से अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक उन्हें फिर से कुछ ठोकने की आवाज सुनाई देती है। अरे यार, अब फिर से ये आवाजें कहाँ से आ रही है? स्वाति ने तो करवा लिया हॉल का काम, अब किसके सर पर ठुकाई का भूत चढ़ गया? सवेरे सवेरे इतनी तेज आवाज सुनकर सभी बाहर हॉल में आते हैं और क्या देखते हैं, हाँ भैया बिल्कुल ऐसी, पता ही नहीं चलना चाहिए कि पहले यहाँ कोई खिड़की भी थी। अब फिर तुम ये क्या करवाने लग गई स्वाति? कल ही तो हॉल का काम खत्म हुआ था। ऐसे ही घर को कबूतर खाना बना रखा है। एक सांस लेने के लिए खिड़की थी, उससे भी वो बंद करवा रही है। मुझे लगता है मेरी मौत तो दम घुटने से ही हो जाएगी। अरे अरे बाबा शांति, वो तो कल प्राची नहीं कह रही थी कि खिड़की के नीचे काउच अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने इस दीवार की खिड़की ही बंद करवा दी। आप टेंशन मत लीजिए पापा जी, दूसरी दीवार में खिड़की निकल जाएगी। क्या? हाँ, अब तो दीवार पर हाथ लगा ही दिया है तुमने, तो जो भी करना है शाम तक करके खत्म करो बहू,
रोज रोज ही अपने कमरे में खाना मुझसे नहीं खाया जाता। और ये धूल मिट्टी साफ करो, आधे से ज्यादा लोग तो इस धूल के कारण बीमार पड़ जाएंगे। अब अपने ससुर जी की बात को तो स्वाति को मानना ही था। हॉल की खिड़की बदलवाने के बाद 3-4 दिन तक स्वाति बिल्कुल शांत बैठ जाती है। देख लिया कितना दबदबा है मेरा। पड़ोस में एक बार जाकर उस स्वाति के कान मरोड़ कर क्या आई, काम ही बंद करवा दिया उसने। वही तो देख रहा हूँ प्रमिला। कई दिनों के बाद सभी शोर और सीमेंट से दूर एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे कि तभी स्वाति अपने घर पर एक किटी पार्टी रखती है जिसमें उसकी सारी सहेलियां उसके घर आती है। हॉल तो काफी अच्छा बना लिया स्वाति, मानना पड़ेगा। क्या अच्छा, एक चीज अच्छी की और दूसरी वही की वही। आज के जमाने में किचन में ये अंगूर और एप्पल वाले टाइल्स कौन रखता है स्वाति? सो लो क्लास। दीवारों पर वुडन टाइल्स या ग्लास टाइल्स लगने लगे। कभी मेरे घर आओ तो तुम्हें समझ में आएगा किस तरह घर बनाया जाता है। अब इसके बाद स्वाति के अंदर का कीड़ा बिलबिलाने से कहाँ रुकने वाला था और अगले ही दिन स्वाति अपने किचन के टाइल्स को बदलवाने लग जाती है। स्टोन इफेक्ट वाले टाइल्स लगवाऊंगी, अर्थ कलर और वुड्स का काम। ऐसे किचन की दीवारें निखर कर आएगी कि नेहा की सारी हेकड़ी उतर जाएगी। घर की एक हिस्से में तोड़फोड़ खत्म होता तो दूसरे में शुरू हो जाता। किचन में सारे चेंजेस करवाने के बाद एक रोज स्वाति अपने कमरे में आराम से फोन चला रही थी कि तभी स्क्रॉल करते करते वो एक रील देख लेती है। ये कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं था। आजकल रूम और टॉयलेट सेपरेट रहते हैं। नहीं, सही भी है, इससे वास्तु पर भी कोई इफेक्ट जरूर पड़ता होगा। मैं कल ही अपने कमरे को बड़ा करवा लेती हूँ और इस बाथरूम को कॉमन बाथरूम बनवा दूंगी। क्या कहते हो सुमित? 6 महीने पहले तक हमारा ये कमरा मास्टर बेडरूम नहीं था, पर तुमने ही इसमें टॉयलेट ऐड करवाया था। शायद तुम भूल गई हो स्वाति। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब फिर से हॉल में मैं नहीं सोने वाला। अरे तो ठीक है ना सुमित, अब तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। आई एम जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड। ऐसी की तैसी इस ट्रेंड की। पैसे कितने खर्च होते हैं? नाराज नहीं होते ना सुमित, आई लव यू ना बाबू। स्वाति की इस तरह घर में कोई ना कोई छेड़खानी करवाने की आदत से अब सभी परेशान हो चुके थे और एक दिन प्रेम दुकान से हड़बड़ाकर घर आता है। मम्मी, भाभी, प्राची, जल्दी सब यहाँ आओ। क्या हो गया प्रेम, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या हो गया? अभी तो कुछ नहीं हुआ, असल में अब होगा। भाभी हमारे घर पर आए दिन इतना काम करवाती है कि सभी को शक हो गया है कि हमारे घर पर बहुत सारे पैसे हैं और ये बात उड़ते उड़ते कुछ गुंडे मवालियों तक पहुंच गई। दुकान पर धमकी आई है, 10 लाख रुपए रंगदारी मांग रहे हैं वो लोग। पैसा तो एक तरफ, जान का खतरा दूसरी तरफ। हो गया, पड़ गई तेरे कलेजे को शांति बहू। सड़क पर लाकर खड़ा कर दे हमें बहू। तू तो चाहती थी कि हम सबकी जान पर आ जाए और बनवा ले तू घर। पर मम्मी जी, मुझे क्या पता था कि ये बात इतनी बिगड़ जाएगी। सब अपना अपना सामान पैक करो, हमें नहीं रहना यहाँ। यहाँ रहना ही नहीं है, हम सब गांव जा रहे हैं। तभी प्रेम अपनी माँ को आंख मारता हुआ कहता है, हाँ ये भी ठीक है माँ, गाँव ही चलते हैं। शायद शहर में हमारा दाना पानी अब खत्म हो गया है। हे भगवान प्लीज इस बार संभाल ले, मैं कसम खाती हूँ। आज के बाद मैं कभी फालतू में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करवाऊंगी। घर के बाहर खड़ा सुमित प्लान को सक्सेसफुल होता देख रहा था और अपनी पत्नी की ये बात सुनते ही वो प्रेम के फोन पर कॉल लगाता है और किसी प्रो एक्टर की तरह प्रेम कांपते हुए फोन उठाता है। क्या? थैंक यू गुंडे भाई साहब, भगवान का शुक्र है आपको पता चल गया कि हमारा दिवाला पिट गया है। चावल दाल खाने के पैसे जुगाड़ हो जाए वही बहुत है। हाँ भाई साहब। ये कहकर प्रेम फोन कट कर देता है। माँ, अब हमें गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया ने किसी तरह उन लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि हमारा दिवाला पिट गया है और उन्होंने मान भी लिया। अब आप भूलकर भी इस घर में कोई तोड़फोड़ मत करवा लीजिएगा भाभी, बड़ी मुश्किल से जान बची है इस बार। अरे तू पागल है क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं। और कुछ इस तरह दोनों भाई मिलकर स्वाति की सादत को छुड़वा ही देते हैं। सीमा का बेटा पीयूष भले ही सांवला था, पर नेचर और दिल का बहुत साफ था। अपने पिताजी के जाने के बाद भी उसने अकेले ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। इसलिए सीमा चाहती थी कि उसकी बहू सुंदर होने के साथ ऐसी हो जो पूरे घर की जिम्मेदारियों को संभाल सके। और इसीलिए सीमा की सहेली पीयूष के लिए परी का रिश्ता लेकर आती है। देख ली ना फोटो, है ना लड़की लाखों में एक। अब बता अपनी पीयूष के लिए कैसी रहेगी, तुझे पसंद है ना? लड़की तो सच में बहुत सुंदर और गोरी है।
पर लड़की इतनी गोरी है और मेरा बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की मेरे बेटे का रंग देखकर उसे मना कर दे। सीमा बहुत संस्कारी है और उसे अपने लिए ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उसका ख्याल रख सके। और अपना पीयूष का दिल तो बहुत साफ है। तू बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, लड़की की गारंटी मैं लेती हूँ। अब क्या था, सीमा अपने पीयूष के लिए परी के रिश्ते को हाँ कर देती है। बहुत जल्द पीयूष और परी की शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। सीमा अपनी बहू परी से बहुत प्यार कर रही होती है, तो वहीं परी भी अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही एक दिन सीमा की कुछ पड़ोसन उसके घर आती है और जब वो परी को देखती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और सीमा की दोनों पड़ोसन आपस में बात करती हैं। अरे बहन, सीमा की बहू कितनी सुंदर है, ऐसे लग रहा है दूध से धुली हुई हो। सही कह रही हो बहन, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंग्रेजन हो। अपने पूरे मोहल्ले में इतनी गोरी बहू किसी की नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लड़की इतनी गोरी और पीयूष इतना काला। आखिर इस लड़की ने पीयूष से शादी कैसे कर ली? अंदर की बात तो किसको पता होती है बहन, क्या पता कुछ और बात हो। खैर जो भी कहो, सीमा की बहू इनका खानदान बदल देगी। एकदम गोरे गोरे बच्चे होंगे अब तो इनके घर में। दोनों पड़ोसन सीमा के घर में बैठकर बात कर रही थी, तभी सीमा मंदिर से निकलकर उनके पास आती है। अरे रीमा, बबीता, आज इतनी सुबह सुबह तुम दोनों मेरे घर, कुछ काम है क्या? लो कर लो बात, अब काम होगा तभी हम तुमसे मिलने आएंगे क्या? हम तो तुम्हारी बहू से मिलने आए थे। देखा नहीं था ना हमने तुम्हारी बहू को, और तुमने तो अपनी बहू के मुंह दिखाए भी नहीं की। इसके लिए माफ़ी चाहूँगी बहन, अब आ ही गई हो तो बैठ जाओ, मैं अपनी बहू को बुला लेती हूँ। नहीं नहीं सीमा, क्यों बहू को तकलीफ देती हो? तुम्हारी बहू से हम मिल चुके हैं। तुम जब पूजा कर रही थी तब तुम्हारी बहू ने आकर हमारे पैर छुए थे। वैसे तुम्हारी बहू बड़ी ही संस्कारी है और सुंदर भी। आखिर इतनी गोरी बहू तुम लाई कहाँ से? अपनी पड़ोसन की बातें सुनकर सीमा मुस्कुराने लगती है। ऐसे ही अब सीमा अपनी पड़ोसन से बात करती है और उनके दोनों पड़ोसन सिर्फ उसकी बहू की तारीफ ही करती रहती है। ये देखकर सीमा को बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीमा की नौकरानी तारा वीडियो कॉल पर अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रही थी, तभी वहां परी आ जाती है। इतना हंस हंस के किससे बात कर रही हो तारा काकी? छोटी मालकिन, ये ना मेरी ननद है, बम्बई में रहती है। बहुत दिनों से कह रही थी कि अपनी छोटी मालकिन को दिखा दे, पर मुझे ना डर लगता था कहीं आप बुरा ना मान जाओ। भला मैं किस लिए बुरा मानूंगी? आखिर कोई मुझसे बात करना चाहता है तो इसमें हर्जी क्या है? परी का स्वभाव बहुत शांत किस्म का था। वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती थी, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे परी अपनी नौकरानी की ननद से वीडियो कॉल पे बात करके वहाँ से चली जाती है। देखा तूने, मेरी छोटी मालकिन कितनी सुंदर और गोरी चिट्टी है। कहाँ हमारे मालिक और कहाँ हमारी परी मालकिन। जैसा नाम वैसा रंग रूप है इनका। सही कह रही हो भाभी, ये तो लंगूर के हाथ में अंगूरी मिल गया। तारा अपनी ननद से बात कर रही थी। ये सब कुछ सीमा सुन लेती है और अपनी नौकरानी को धमकाती है। किससे बात कर रही हो वीडियो कॉल पर? किसी से तो नहीं बड़ी मालकिन, मैं तो बस अपनी ननद से बात कर रही थी। बहुत दिन हो गए थे ना बात किए हुए, और वो भी गाँव गई है, तो बस ऐसे ही। बहुत अच्छे से जानती हूँ तू अपनी ननद से क्या बात कर रही थी और किस बारे में। अरे तू होती कौन है मेरे बहू बेटे के बारे में बात करने वाली? आइंदा से अगर तूने कभी भी मेरे बेटे बहू के बारे में किसी से बात की तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी, समझी? माफ करना मालकिन, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सीमा अपनी नौकरानी को तो धमका देती है, पर आखिर वो किस किस का मुंह रोक लेती। अब जब भी किसी को अपने बेटे बहू के बारे में बात करते हुए देखती तो हमेशा वो पाती कि लोग उसके बेटे का मजाक बनाते। ये देखकर सीमा को अपनी बहू से नफरत होने लगती है। गलती की मैंने अपने बेटे की लड़की ऐसी लड़की से शादी करवाकर। मुझे अपने बेटे का और इसका रंग देख लेना चाहिए था। कहाँ ये इतनी गोरी और कहाँ मेरा बेटा काला। इसी वजह से सब इसकी तारीफ करते हैं और मेरे बेटे की बुराई। पर अब ये कहानी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आखिर मैं भी देखती हूँ
अब कौन मेरे बेटे का मजाक उड़ाता है। अब सीमा ठान लेती है कि वो अपनी बहू की इतनी बुराई करेगी कि हर जगह सिर्फ उसके बेटे की ही तारीफ होगी। ऐसे ही एक दिन सीमा की कुछ सहेलियां उसके घर आती है। सीमा, तू तो बहुत सुंदर बहू लाई है, बिल्कुल अंग्रेजन लग रही है। यार यही तो गलती हो गई ना मुझसे। अच्छा होता अगर मैं अपने बेटे का रंग रूप देखकर अपने लिए बहू लाती। मैं घर में बहू नहीं, आफत की पुड़िया लाई हूँ, पुड़िया। तू ऐसा क्यों बोल रही है सीमा? मैंने तो सुना था तेरी बहू बहुत शांत स्वभाव की है और बड़ी ही संस्कारी भी। ये सब तो बस कहने की बात है, जिस पर बीतती है ना वही जानता है। मेरी बहू को अपने रंग रूप को सजाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसकी वजह से घर में नौकरानी रखी हुई है। बताओ भला, बहू के होते हुए भी कोई नौकरानी रखता है क्या? आज तक कभी भी सुबह उठकर एक कप चाय नहीं पूछती। बस सारा दिन अपने कमरे में बैठकर सहेलियों से, अपनी माँ से बातें करती रहती है और मेरे साथ मेरे बेटे की बुराई। ये क्या बोल रही है सीमा? तेरी बहू तेरे बेटे की भी बुराई करती है? मैं ना अपने घर की बात किसी को बताना नहीं चाहती थी, पर मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही। अब तू तो समझ सकती है ना, आखिर तेरी भी तो बहू है। जो तेरे साथ तेरी बहू ने किया वही काम मेरी बहू मेरे साथ कर रही है। क्या क्या सपने संजोए थे मैंने। इस तरह से सीमा रोने का झूठा दिखावा करने लगती है और उसकी दोस्त को लगता है कि सच में उसकी बहू बहुत बुरी है, जिसे अपने रंग रूप का बहुत घमंड है। कुछ देर बाद सीमा की दोस्त चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सीमा की ननद उसके घर आती है। सीमा अपनी ननद से भी अपनी बहू की खूब बुराई करती है। देख रही हो दीदी, तुम दोपहर के 1 बज चुके हैं पर महारानी को अब तक होश नहीं कि घर में मेहमान आया है, उससे कुछ खाने को पूछ लो। तुम यहीं रुको दीदी, मेरी बहू कुछ करने वाली नहीं, मैं ही तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। आखिर तुम्हें दवाई भी तो लेनी होती है। इस तरह से सीमा पीयूष की बुआ की नज़रों में भी अपनी बहू को बुरा बना देती है और खुद मुस्कुराती हुई रसोई में चली जाती है। अपनी बहू को बुरा बनाकर सीमा रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू पहले से ही अपनी बुआ सास के लिए खाना बनाकर रेडी है और वो अपनी बुआ सास के पास जा ही रही है। ये देखकर कहीं उसका प्लान चौपट ना हो जाए, इसलिए बड़ी ही चालाकी से सीमा अपने बहू के हाथ से खाने की प्लेट ले लेती है और उसे कमरे में जाने को कहती है। पर माँ जी, बुआ सास तो मुझसे ही मिलने के लिए यहाँ आई है ना, और अगर मैं उनको खाना भी नहीं दूंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे तू इतनी टेंशन क्यों लेती है बहू, वो कुछ नहीं सोचेंगी। और वैसे भी उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो जितनी देर आराम करेंगी उनके लिए उतना ही अच्छा है। जा, तू भी सुबह से काम करके थक गई होगी ना, आराम कर ले। हाँ ठीक है माँ जी। इन सब बातों से अनजान बेचारी परी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर सीमा अपनी बहू की बुराई करती है और उसे सबकी नज़रों में बुरा बना देती है। इस वजह से कोई भी परी से सीधे मुंह बात नहीं करता और बुआ सास भी जाते हुए परी को ताना देती है। बहू, ससुराल में आकर थोड़ी सी ससुराल की जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। जितना समय तुम बहुएं अपने चेहरे को सजाने में देती हो, उतना ही समय अपने ससुराल वालों को भी दो। मैं कुछ समझी नहीं बुआ जी। अगर इतनी समझदार होती तो बात ही क्या थी। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, मुझे चलना चाहिए। ठीक है दीदी, और घर पहुंचकर फ़ोन कर देना। हाँ। इस तरह से बुआ सास चली जाती है, पर परी अपनी बुआ सास की किसी भी बातों को दिल पर नहीं लेती। इन सब बातों से अनजान बेचारी परी को उसकी सास ने उसे सबकी नज़रों में बुरा बना दिया है। वो अब भी अपनी सास को माँ मानती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते बहुत जल्द पीयूष का जन्मदिन आ जाता है। माँ जी, आज पीयूष जी का जन्मदिन है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार आप और मैं, हम दोनों मिलकर पीयूष जी को एक सरप्राइज दे। बहू, पीयूष तो अपना जन्मदिन मनाता ही नहीं, फिर हम उसे क्यों सरप्राइज दें? माँ जी, ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब देख लूँगी। बस मुझे आपका थोड़ा सा साथ चाहिए, आप मेरी मदद कर दीजिएगा।
इस तरह से परी अकेले घर का सारा काम करती है और पीयूष के लिए एक सरप्राइज प्लान करती है, जिसमें वो पूरे घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाती है और अपने सभी रिश्तेदारों के साथ पीयूष और अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाती है। शाम को जब पीयूष घर आता है और ये सारी डेकोरेशन देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, पर सीमा वहाँ पर भी अपनी बहू को बुरा बनाने की कोशिश करने लगती है। वाह, आज पहली बार मेरा जन्मदिन इतनी अच्छी तरह से बन रहा है। वैसे ये सब प्लान किसका था? पीयूष बेटा, ये तो तू बताएगा ना कि ये सब तेरे लिए कौन कर सकता है। पीयूष थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, पर पीयूष बहुत अच्छे से जानता था कि ये सब काम परी का है, और वो जैसे ही परी का नाम लेने जाता है कि तभी उसकी बुआ बोलती है, बेटा ये सब किसी और ने नहीं बल्कि तेरी माँ ने किया। बचपन से तुझे पाल रही है और आज जब उसे मौका मिला तो उसने तेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया। वैसे ना ये सब कुछ तेरी परी को करना चाहिए था, पर उसे खुद से फुर्सत ही नहीं मिलती जब वो घर का या तेरे लिए कुछ काम कर सके। अपनी बुआ सास की ये बात सुनकर परी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसका चेहरा उतर जाता है। पीयूष जब परी का उतरा हुआ चेहरा देखता है तो समझ जाता है कि सारा प्लान परी का किया है, पर उसे अभी भी समझ में नहीं आता कि जब सरप्राइज प्लान परी ने किया तो उसकी बुआ ने उसकी माँ का नाम क्यों लिया। अब ऐसे ही कुछ देर तक सब बर्थडे एंजॉय करते हैं और इसी बीच आए सभी मेहमान परी की भर भर के बुराइयां करते हैं। जब परी अपने लिए इतनी सारी बुराइयां सुनती है तो उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। माँ जी, सभी मेहमान मेरे बारे में ये कैसी बात कर रहे हैं और आप उनकी हाँ में हाँ मिला रही हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या मम्मी जी? तुझसे तो कोई गलती नहीं हुई बहू। अरे बहू, लोगों का काम होता है बुराई करना। तू ना इन सब की बातों पर इतना ध्यान मत दे। और रही तेरी पीयूष की बुआ की बातें तो मैं तो एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल फेंकती हूँ। अरे जाकर पार्टी एंजॉय कर बेटा। सीमा के कहने पर परी पार्टी एंजॉय तो करने लगती है, पर इसी बीच सीमा काम करने का दिखावा करने लगती है। सीमा को काम करता देखकर घर आए सभी मेहमान एक बार फिर से परी की बुराई करने लगते हैं। परी बहू, तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? तुम्हारी सास अकेली इस उम्र में काम कर रही है और तुम पार्टी एंजॉय कर रही हो। वो बुआ जी, मैं बस। परी बोल ही रही होती है कि बुआ सास परी के ऊपर बरसने लगती है। ये देखकर पीयूष को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और वो मेहमानों के जाने का इंतज़ार करने लगता है। मेहमानों के जाते ही पीयूष परी के आंसू पोंछता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने देखा किस तरह से पार्टी में आप परी की बुराई कर रही थी, लेकिन परी ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसे आप लोगों की नज़रों में उसे बना रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मेरी परी को सबकी नज़रों में इतना बुरा क्यों बना रही हो? बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी बीवी को बुरा नहीं बना रही, बल्कि तेरी बीवी तुझे बुरा बना रही है सबकी नज़रों में। पता है, जब से ये हमारे घर में बहू बनकर आई है ना, सब क्या बोलते हैं तेरे बारे में? लोग कहते हैं लंगूर के हाथ अंगूर आ गया। न जाने और किस किस तरह से लोग तेरा मजाक बनाते हैं। माँ, लोगों का तो काम होता ही है बोलना, और मुझे समाज वालों से फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, और ना ही परी को फर्क पड़ता है। इसलिए आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। परी इतनी गोरी, इतनी सुंदर है, पर फिर भी उस पर रत्ती भर का भी घमंड नहीं है। और जिसने मुझ जैसे काले से शादी करी, मेरी इतनी परवाह की, आप उसी के बारे में ऐसे शब्द बोल रही हैं। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ। माँ जी, आप अगर चाहती थी कि मैं सबकी नज़रों में बुरी बन जाऊं तो आप मुझे एक बार कह देती। मैं अपने आप सबकी नज़रों में बुरी बन जाती। माँ जी, मैंने आपको सास नहीं माँ समझा है, और अपनी माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप एक बार बोल कर तो देखती। अपने बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर सीमा को अपनी गलती का एहसास होता है। आज मैं हार गई बहू, तेरे सामने हार गई। मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, आज तो मैं अपनी ही नजरों में गिर चुकी हूँ। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। मुझे माफ कर दे बहू, और तू फिक्र मत कर। तेरी सास ने तुझे सबकी नजरों में बुरा बनाया है ना, अब मैं ही तुझे सबकी नजरों में अच्छा भी बनाऊंगी। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं,
बस आप तो लोगों के बहकावे में आ गई और आपने ऐसा काम किया। पर मुझे खुशी तो इस बात की है कि समय रहते ही आपको सब समझ में आ गया कि किस तरह से लोग हमारे घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बहू, आज मुझे सब समझ में आ चुका है, इसलिए अब मैं भी तेरे और पीयूष की तरह कभी किसी की नहीं सुनूंगी। अब मुझे भी किसी की परवाह नहीं है, कोई कुछ भी कहे, जिसे जो कहना है कहने दे। इतना बोलकर सीमा अपने बेटे बहू को गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से सीमा कभी भी अपनी बहू की ना तो बुराई करती है, ना ही उसे बुरा बनाने की कोशिश। अब सीमा जब भी बात करती तो अपनी बहू की तारीफ किया करती और ये देखकर सभी मोहल्ले वाले और रिश्तेदार उसकी बहू से जलते कि आखिर सीमा की बहू इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तो वहीं सीमा अपने बेटे बहू के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीती है।